ये स्पेन का मशहूर शहर बार्सिलोना है। यहाँ आपको आईफिल टावर नज़र नहीं आ रहा होगा और आएगा भी कैसे, वो यहाँ है ही नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि गुस्ताव आईफिल ने सबसे पहले बार्सिलोना में ही एक आलीशान टावर निर्माण करने का प्रपोजल दिया था, लेकिन उस समय वहाँ के नागरिकों को लगा ये बेकार आइडिया है। उन्होंने कहा, हम क्यों इतने पैसे लोहे का एक ढांचा बनाने में खर्च करें और रात को इसे देखने के लिए ढेरों लाइट्स की व्यवस्था भी करें। ये उन्हें फालतू का आइडिया लगा, सो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने गुस्ताव आईफिल को कहा कि वो अपने इस प्रोजेक्ट को कहीं और ले जाकर पूरा करें। फिर हुआ भी ऐसा ही। बार्सिलोना से 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के मशहूर शहर पेरिस में गुस्ताव आईफिल ने वही टावर निर्माण किया जिसे आज दुनिया आईफिल टावर के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम आईफिल टावर का पूरा इतिहास दिखाएंगे कि ये क्यों निर्माण किया गया, इसके निर्माण में कितनी खर्च आई, इसने वर्ल्ड वॉर में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो किस्सा क्या है जब आईफिल टावर को बेच दिया गया था। 1889 में 1889 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल पूरा होना था। फ्रांसीसी क्रांति के सालगिरह के मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना था। इस अवसर पर एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया जो सेंट्रल पेरिस के चैंप द मार्स पर निर्माण किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए फ्रांस में एक कंपटीशन रखा गया। इस कंपटीशन में 107 आर्टिस्टों ने अपने अपने डिजाइन दिए, जिसमें गुस्ताव आईफिल की परियोजना मंजूर कर ली गई। ये वही प्रपोजल था जिसे स्पेनिश लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। उसने 300 मीटर ऊंचा एक टावर निर्माण करने का प्रस्ताव दिया जो एक्सेप्ट कर लिया गया और 1887 में इसके निर्माण पर काम शुरू कर दिया गया। यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं, वो ये कि आईफिल टावर का नाम तो गुस्ताव आईफिल के नाम पर ही है और प्रपोजल भी उसी का था, लेकिन इसका डिजाइन आईफिल की एक कंपनी के 2 सीनियर इंजीनियर ने तैयार किया था, उसने खुद नहीं। माई क्यूरियस फेलोज। आईफिल टावर की चमक देखकर लगता है कि शायद ये स्टील का बना हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। हकीकत यह है कि आईफिल टावर लोहे से बना हुआ है। इसके निर्माण के लिए लौह अयस्क पूर्वी फ्रांस से लाया गया था। फिर इस आयरन को आईफिल कंपनी की फैक्ट्री में ले जाया गया। वहां इसे भट्ठी में डाला गया जहां हाई टेम्परेचर पर इसे पिघलाया गया और फिर हथौड़े की मदद से पीट कर इसे खास रूप में ढाला गया। आखिर में इन लोहे के टुकड़ों को उस जगह ले जाया गया जहां आईफिल टावर निर्माण किया जाना था। दोस्तों, अब आपके क्यूरियस माइंड में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर ये लोहे का है तो इसे जंग क्यों नहीं लगता। तो इसका जवाब यह है कि इसे जंग लगने से बचाने के लिए इस पर पेंट की एक मोटी परत लगाई गई है। इस पेंट की वजह से इस पर जंग नहीं लगता, लेकिन जाहिर है पानी और हवा की वजह से पेंट खराब भी तो हो सकता है, इसलिए इसे हर 7 साल बाद रीपेंट किया जाता है। ये रीपेंट करने का आइडिया भी गुस्ताव आईफिल ने ही दिया था, जिसे अब तक फॉलो किया जाता है, इसलिए इसे आज तक जंग नहीं लग सका। आईफिल टावर की ऊंचाई और वजन। दोस्तों, आईफिल टावर 300 मीटर या 984 फीट ऊंचा है और एंटीना के साथ ऊंचाई 324 मीटर या 1063 फीट है। इसका निर्माण पूरा हुआ तो इसे विश्व का सबसे ऊंची इमारत या मोन्यूमेंट होने का दर्जा भी हासिल हो गया, जो अगले 41 वर्ष तक इसी के पास रहा। 1930 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में क्राइसलर बिल्डिंग निर्माण हुआ तो इसकी हाइट 319 मीटर थी। इस तरह आईफिल टावर से ये उपलब्धि छिन गई कि यह सबसे ऊंची इमारत है। आईफिल टावर का टोटल वेट 10,000 टन है। इस टावर की 108 स्टोरीज हैं, जबकि 3 प्लेटफॉर्म हैं। पहला प्लेटफॉर्म जमीन से 57 मीटर ऊंचाई पर है। आईफिल टावर के पहले प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल 4200 वर्ग मीटर है, जो एक साथ 3000 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। दूसरा प्लेटफॉर्म यानी दूसरी मंजिल 115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इस प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर। इस मंजिल से पेरिस के सुंदर नज़ारे को देख सकते हैं। 275 मीटर की ऊंचाई पर आईफिल टावर की तीसरी मंजिल है। इसका क्षेत्रफल 350 मीटर है, जो एक साथ 400 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर उपमंजिल है जहां जाना मना है। यहाँ रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण के एंटीना है। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ और 8 लिफ्ट्स भी मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक लिफ्ट एक साल में 64,000 माइल्स या 1,03,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आईफिल टावर के निर्माण में कितना समय लगा और इस पर कितनी खर्च आई? आईफिल टावर को 2 साल 2 महीने और 5 दिन के रिकॉर्ड टाइम में निर्माण किया गया। इसकी बुनियाद को बनाने में 5 महीने लगे और बाकी टावर के निर्माण में 21 महीने लगा। टावर निर्माण का शुभारंभ जनवरी 1887 में शुरू हुआ और 31 मार्च 1889 को पूरा कर लिया गया। इसे बनाने में 15 लाख डॉलर की खर्च है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने चुकाया। हालांकि आईफिल टावर उस समय की औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था और वैश्विक मेले के दौरान आम लोगों ने इसे काफ़ी सराहा। फिर भी कुछ नामी हस्तियों ने इस निर्माण की काफ़ी आलोचना की। ऐसी हस्तियों में फ्रांस के नामी संगीतकार शार्ल गुनो भी शामिल थे, जिन्होंने आईफिल टावर को पेरिस की बेइज्जती कहा था। इन लोगों का कहना था कि लोहे का ढांचा पेरिस की खूबसूरती को खराब कर देगा। शुरुआत में इस टावर को सिर्फ 20 साल का परमिट मिला, यानी 20 साल बाद इसे नष्ट करके हटाना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे उपयोगी माना गया और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए टावर के ऊपर एंटीनाज लगा दिए गए। इस तरह इससे रेडियो ट्रांसमिशन का काम भी लिया जाने लगा। और अब तो आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताजमहल जैसे भारत की पहचान है, वैसे ही आईफिल टावर फ्रांस की पहचान है। ये दुनिया का मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट है, जिसे पैसे देकर लोग देखने आते हैं। हर साल 65 से 70 लाख लोग आईफिल टावर की सैर करने आते हैं, जिनमें से 75% विदेशी होते हैं। हर रात को अंधेरा होने के बाद 1 बजे तक और गर्मियों में 2 बजे तक आईफिल टावर को रोशन किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस टावर का उपयोग फ्रांसीसी फौज को जरूरी सूचना भेजने के लिए किया गया, जबकि इस पर लगे ट्रांसमीटर ने जर्मन कम्युनिकेशन को कामयाबी से जैम कर दिया। जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया, तो फ्रांसीसियों ने लिफ्ट्स के केबल को काट दिया ताकि नाजी आईफिल टावर का इस्तेमाल न कर सके। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने इस टावर को गिराने का हुक्म भी जारी कर दिया था, लेकिन जिस जर्मन जनरल को यह हुक्म दिया गया था, वो इससे पहले ही दुश्मन के सामने हथियार डाल चुका था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आईफिल टावर 2 बार बिकते बिकते बचा है, बल्कि एक बार तो इसकी कीमत भी वसूल कर ली गई थी। ऐसा फ्रेंच गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि एक जालसाज विक्टर लस्टिंग ने किया था। ये बात है 1925 की। विक्टर लस्टिंग, जो एक कॉन आर्टिस्ट था, यानी धोखेबाज था, एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था जिसमें आईफिल टावर के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में लिखा था, फ्रांसीसी सरकार को आईफिल टावर की रिनोवेशन के लिए बहुत सी पैसों की ज़रूरत है, जिसे जुटाना मुश्किल है। आखिर में पत्रकार ने ये लाइन लिखी कि आपकी राय क्या है, क्या आईफिल टावर को बेच देना बेहतर नहीं होगा? ये आर्टिकल पढ़ते ही विक्टर के चालाक दिमाग में तुरंत एक फ्रॉड का आइडिया आया। ये आइडिया था आईफिल टावर को बेचने का। उसने पर्चे छपवाए और पेरिस के सबसे प्रसिद्ध कंपनियों को भेज दिए, और सबसे बढ़कर ये कि खुद को सरकारी प्रतिनिधि होने का दिखावा करने के लिए नकली आईडी कार्ड भी बनवा लिया। आंद्रे पोसा नाम का एक बिजनेसमैन उसके झांसे में आ गया। उसने सोचा, अगर वो आईफिल टावर खरीद लेगा और आईफिल टावर का मालिक बन जाएगा तो पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी में उसके चर्चे होंगे। सो वो इस लालच की वजह से जालसाजी का शिकार हो गया
और 70,000 फ्रैंक में उसने आईफिल टावर को खरीद लिया। विक्टर लस्टिंग ये रकम लेकर ऑस्ट्रिया चला गया। अब लस्टिंग जो ऑस्ट्रिया में था, उसे लग रहा था जब पोसा को पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हो गया तो वो बहुत शर्मिंदा होगा, जिसके बाद हो सकता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म ना करे। लस्टिंग रोज अखबारें पढ़ता रहा कि क्या पता उसके फ्रॉड की खबर किसी न किसी अखबार में छप जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोसा जिसने टावर खरीदा था, उसने शर्म की वजह से किसी को बताया ही नहीं कि उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। वो कितना बेवकूफ़ इंसान है। इधर विक्टर लस्टिंग ने एक बार फिर उसी स्कीम पर दोबारा काम करने का सोचा और फिर पेरिस आ गया। एक बार फिर उसने आईफिल टावर को बेचने की कोशिश की, लेकिन अब की बार जब लस्टिंग डील करने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस को इस मामले के बारे में पता चल गया। लस्टिंग गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका फरार हो गया और इस तरह दूसरी बार आईफिल टावर बिकने से बच गया। दोस्तों, ये थी आईफिल टावर की हिस्ट्री। आपको ये दिलचस्प स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने A1 नॉलेज सेंटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं।